हेलो स्टूडेंट्स, ये जो पिछली वाली टेस्ट सीरीज़ थी उसी के आगे के क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या है, वेवेल योजना क्या थी। वेवेल योजना के अंदर आपको आंसर लिखना है। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी और इसकी मुख्य बातें निम्न थी। पहली बात, वेवेल योजना में पहली बात है, केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय और कमांड इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हो। मतलब जो वायसराय होता है वो ब्रिटिश की तरफ से होगा, कमांड इन चीफ भी ब्रिटिश की तरफ से, लेकिन जो बाकी के सदस्य हो वो कौन हो, भारतीय हो। ये बात रखी गई वेवेल योजना में, क्योंकि उस टाइम भारतीयों को किसी भी पोस्ट पर या किसी भी परिषद में जगह नहीं देते थे। इसलिए ये वेवेल योजना के अंदर कार्यकारी परिषद जब नई बनाई जाए तो भारतीयों को भी रखा जाए, ये बात कही गई। फिर दूसरा पॉइंट, कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो सकती। तब तक चलाना है इस कार्यकारी परिषद को। मतलब जब तक भारत का अपना एक संविधान नहीं बन जाता तब तक ये कार्यकारी परिषद अंतरिम व्यवस्था के मतलब एक टेम्परेरी व्यवस्था के रूप में चलेगी और ये तब तक शासन चलाएगी जब तक कि यहाँ पर स्थायी संविधान नहीं बन जाता। तो इसलिए ये वेवेल योजना बनाई गई जिसमें भारतीयों को शामिल करने की बात की गई कार्यकारी परिषद के अंदर, और कार्यकारी परिषद तब तक ही चलेगी जब तक भारत का खुद का संविधान नहीं बन जाता। तो संविधान बनने से पहले ये 14 जून 1945 की बात है। वेवेल प्रस्ताव शिमला सम्मेलन का आधार बनी। वेवेल प्रस्ताव जो है वो शिमला का सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 में, उसका आधार बना वेवेल योजना। ठीक है, अब आता है 12th क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन है। 3 जून योजना क्या थी। 3 जून प्लान क्या है। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जारी नीति विषयक बयान, जिसके अंतर्गत पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग को स्वीकार करते हुए भारत विभाजन की घोषणा की गई, जिसके अंदर पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने की मांग को स्वीकार करते हुए भारत विभाजन की घोषणा की गई। मतलब भारत को 2 भागों में बांटा गया माउंटबेटन ने जो नीति जारी की उसके अकॉर्डिंग। पंजाब और बंगाल प्रांत में जनमत संग्रह सहित देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में मिलने की स्वतंत्रता का प्रावधान था। इसके अंदर ये था 3 जून योजना के अंदर कि पंजाब और बंगाल प्रांत में जनमत संग्रह सहित जो देशी रियासतें थी, जितनी भी देशी रियासतें थी, उन सब को अपनी मर्जी से भारत में या पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान था। जो जिसमें चाहे वो उसमें मिल सकता है, भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो। तो ये 3 जून योजना प्लान, 3 जून प्लान या योजना कह सकते, जो कि बेटन द्वारा नीति जारी की गई थी पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए, उससे संबंधित है। उसके बाद आता है 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पाशुपत संप्रदाय या पाशुपत सेक्ट क्या है। लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ये लोग लकुलिश को शिव का 28वां अवतार मानते थे। लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी और लकुलिश को शिव का 28वां अवतार मानते थे। विग्रहराज के एक लेख में इस संप्रदाय की चर्चा है। ये लोग शरीर पर भस्म लगाकर और मंत्र जप कर शिव आराधना करते थे। नेपाल में काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इसी संप्रदाय से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय से दिमाग में सीधा यही आता है, शिव आराधना से संबंधित होगा। पाशुपतिनाथ जो मंदिर है उसी से संबंधित होगा। तो ये आपको आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेपाल में काठमांडू में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है इसी संप्रदाय से संबंधित है। भस्म लगाते हैं, ये मंत्र जप करते हैं, शिव आराधना करते हैं, और ये लकुलिश को शिव का 28वां अवतार मानते थे। पाशुपत संप्रदाय। अब आता है
14th क्वेश्चन, निर्देशन के तत्वों को लिखिए। निर्देशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। अभी हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर ही हमने पोस्ट कॉर्ब में POSD जो पढ़ा था, D मतलब डायरेक्शन पढ़ा था, तो वही डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? निर्देशन है। तो निर्देशन के तत्व, पहली बात तो आदेश क्या होता है और निर्देश क्या होता है। आदेश कौन देता है? जो उच्च अधिकारी होता है वो अधीनस्थों को आदेश देता है, लेकिन जो अधीनस्थ होता है वो अपने नीचे वाले अधिकारियों को क्या देता है? निर्देश देता है। तो वो निर्देशन यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन कहलाता है। तो निर्देशन एक समग्र प्रक्रिया है जिसके निष्पादन में अनेक क्रियाएं संपादित की जाती है। इन्हें निर्देशन के तत्व, उपकारी या तकनीकें भी कहा जाता है, जो कि निम्नलिखित है। निर्देशन देगा कोई अधीनस्थ अधिकारी अपने निम्नस्थ अधिकारियों को, तो कैसे दे सकता है निर्देशन? डायरेक्शन कैसे देगा कि ऐसे करो ऐसे करो, कैसे समझाएगा? विदाउट कम्युनिकेशन तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो पहला इसका जो तत्व होगा निर्देशन का, तो कम्युनिकेशन या संचार या संप्रेषण। दूसरा, मोटिवेट करके डायरेक्शन दे सकता है कि किसी भी बात से उनको मोटिवेट करे, उनको अभिप्रेरित करे, तो मोटिवेशन सेकंड पॉइंट। तीसरा, नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित करे, लीडरशिप क्वालिटीज़ बताए कि आप ऐसे अपने नेतृत्व क्षमता विकसित करो, नेतृत्व करो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सुपरविज़न या पर्यवेक्षण, कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें सुपरवाइज़ कर सकता है, जो अधीनस्थ अधिकारी है वो सुपरवाइज़ करके उनको बता सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, लीडरशिप खुद में रख के और उनको लीडरशिप का महत्व समझा के और मोटिवेशन दे के और कम्युनिकेट करके वो जो भी अधिकारी है वो अधीनस्थ अधिकारी अपने निम्नस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर सकता है। तो यही 4 तत्व है: संचार, अभिप्रेरण, नेतृत्व और पर्यवेक्षण। 15th पॉइंट आता है, 15वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की कैरेट एंड स्टिक विचारधारा क्या है? अभी हमने मोटिवेशन पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मोटिवेशन आपको पता है क्या होता है। अभिप्रेरणा की कैरेट और स्टिक विचारधारा क्या है? यह दृष्टिकोण सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है और एक दार्शनिक जेरेमी बेंथम द्वारा औद्योगिक क्रांति के दौरान किया गया। यह गधे की पुरानी कहानी से लिया गया है। इस विचारधारा में अच्छा कार्य करने वाले को लाभ या प्रोत्साहन व मानक के अनुसार कार्य न करने वाले को दंड दिया जाता है। इसे कैरेट गाजर लाभ एंड स्टिक छड़ी दंड विचारधारा कहते हैं। मतलब अभिप्रेरणा की कैरेट और स्टिक विचारधारा क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, काम को करने के लिए प्रेरित करना, ये कहलाता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब अभी हम ये आगे मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तब मैनेजमेंट का ही ये एक टॉपिक है। इसी में अभिप्रेरणा, नेतृत्व, इंडक्शन, बजट, ये सब इसके अंदर आता है। तो कैरेट और स्टिक विचारधारा क्या है? अभिप्रेरणा की कैरेट स्टिक विचारधारा के अंदर ये होता है कि अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, तो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें अच्छा कार्य करने वाले को लाभ या प्रोत्साहन या कोई इनाम दिया जाता है, लाभ या प्रोत्साहन दिया जाता है। और जो अच्छा काम नहीं करता है किसी कंपनी में, किसी वर्क प्लेस पर, तो उसको दंड दिया जाता है। स्टिक छड़ी दंड का प्रतीक है यहाँ पर, और गाजर लाभ का प्रतीक है। ठीक है, तो जो अच्छा काम करेगा उसको लाभ मिलेगा, गाजर मिलेगी, और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको स्टिक या छड़ी या दंड मिलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं कैरेट गाजर और स्टिक छड़ी की विचारधारा। ये अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है, क्योंकि जिसको गाजर मिलेगी तो वो अभिप्रेरित होकर, मतलब अच्छा काम किया है तो वो अभिप्रेरित होकर, मोटिवेट होकर और अच्छा काम करेगा। और जिसको दंड मिलेगा, छड़ी मिलेगी, वो क्या होगा? वो सोचेगा कि उसमें क्या कमियां रह गई कि उसने अच्छा काम नहीं किया, तो फिर वो उस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए अभिप्रेरित होगा। तो मोटिवेशन का ये एक सिद्धांत है। उसके बाद आता है 16 नंबर का क्वेश्चन,
16वां क्वेश्चन, नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली की 2 कमियां लिखिए। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, लीडरशिप में क्या 2 कमियां हैं जो कि लोकतांत्रिक शैली के अंतर्गत है। पहला, इस शैली में निर्णयों में देरी होती है। लीडरशिप में क्या होता है, निर्णयों में देरी होती है और निर्णय की गुणवत्ता कम होती है। संचार प्रक्रिया बहुनिर्देशात्मक होने के कारण कभी कभी अस्पष्ट भी हो जाती है। इसको कैसे समझा सकते हैं, किसी एग्जाम्पल से ही समझा सकते हैं कि कोई लीडर है, लाइक कोई बड़ी पोस्ट पर है, पीएम सीएम, तो वो कोई निर्णय करेंगे, उनकी जो लीडरशिप होगी वो कोई निर्णय करेंगे तो निर्णयों में देरी होगी, क्योंकि नेतृत्व एक के पास है, लीडर एक है, तो वो क्या करता है, जब निर्णय देता है तो वापस निर्णय अधिकारियों तक पहुंचने में, लोगों तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। तो इस शैली में निर्णयों में देरी होती है और गुणवत्ता भी कम होती है। धीरे धीरे आते आते गुणवत्ता क्या हो जाती है, निर्णय की गुणवत्ता कम हो जाती है। संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन में भी हो सकता है कि बहुनिर्देशात्मक, मतलब अधिकारियों से फिर लोगों तक पहुंचा और आम इंसान तक पहुंचने में, आम जनता तक पहुंचने में कभी कभी निर्णय क्या हो जाते हैं, अस्पष्ट हो जाते हैं। तो जो नेतृत्व की जो लोकतांत्रिक शैली है उसमें ये कमियां हैं। यहाँ पे 2 कमियां बोला था, अपन ने 3 कमियां बता दी। एक तो देरी, निर्णय में देरी, गुणवत्ता कम हो जाती है और अस्पष्ट हो जाती है संचार प्रक्रिया। 17वां क्वेश्चन आता है, इंडक्शन क्या है या अधिष्ठापन क्या है। अधिष्ठापन, इंडक्शन, ये किसके अंदर आता है, ये भी अपने मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा। अधिष्ठापन एक परिचय प्रक्रिया है। अधिष्ठापन क्या है, इंडक्शन एक परिचय प्रक्रिया है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसने नया ज्वाइन किया, फर्स्ट डे है उसकी ज्वाइनिंग का, तो वो वर्क कल्चर से, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के वातावरण से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। तो इंडक्शन की प्रक्रिया में क्या होता है कि उस वातावरण से जिसमें उसने नया ज्वाइन किया है, वहाँ से वो बातचीत के थ्रू या फिर लोगों से मिलकर उस वातावरण से, उस कार्यों से, वहाँ के कार्यों से, नीति नियमों से परिचित होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिष्ठापन। तो अधिष्ठापन एक परिचय प्रक्रिया है। जब संस्था में कोई कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करता है तो उसे उसके कार्य, अधिकारियों, सहकर्मियों, संस्था की नीतियों, नियमों, परंपराओं और वातावरण, कार्य वातावरण से परिचित करवाया जाता है। इसे ही अधिष्ठापन कहते हैं। यह नए कर्मचारी के सुस्वागत का अवसर भी है। इसका उद्देश्य कर्मचारी में संस्था के प्रति विश्वास, लगाव, निष्ठा उत्पन्न करना होता है और उसकी उत्सुकता और संकोच कम करना होता है। कोई भी नए एनवायरनमेंट में जाएगा तो उसको उस नए एनवायरनमेंट के बारे में, उस नए वर्क कल्चर के बारे में बताना, संस्था के प्रति विश्वास, लगाव और निष्ठा उत्पन्न करना अधिष्ठापन का उद्देश्य होता है या इंडक्शन का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजटरी नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण की 2 सीमा लिखिए। बजटरी नियंत्रण की कोई 2 सीमा। बजटरी कंट्रोल लिमिटेशंस, कि कैसे बजटरी नियंत्रण किया जाता है, उसकी 2 सीमाएं क्या है। आंसर क्या लिखेंगे इसका, इससे लागत में वृद्धि होती है, सामूहिक सहयोग और संयुक्त उत्तरदायित्व भावना पर आधारित है, अनुमानों पर आधारित है, बाजार की स्थितियों, सरकारी नीतियों, मौद्रिक दबावों से वांछित लक्ष्य प्राप्त होना संभव नहीं होता है, यह लक्ष्य पूर्ति का माध्यम है, यह एक साधन है। इसकी सफलता प्रबंधक वर्ग की दक्षता और कार्यकुशलता पर निर्भर होती है। प्रबंधक वर्ग कितना दक्ष है और कितना कार्यकुशल है उस पर डिपेंड करेगा बजटरी कंट्रोल उसने कैसे किया है। ये लक्ष्य पूर्ति का माध्यम है, अगर बजटरी कंट्रोल होगा तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इससे लागत में वृद्धि होती है और उत्तरदायित्व की भावना पर ये आधारित है। बजटरी कंट्रोल, बजट को कंट्रोल करने के लिए कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस है ये चारों। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुणता अंकेक्षण और निष्पादन अंकेक्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। निपुणता अंकेक्षण और निष्पादन अंकेक्षण, स्किल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट।
क्या होता है? निपुणता अंकेषण। ऑडिट का मतलब होता है अंकेषण, ठीक है। अभी ऑडिट हमें पढ़ना बाकी है, तो ऑडिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आएगा, उसी के अंदर ये टॉपिक भी आएंगे, निपुणता अंकेषण और निष्पादन अंकेषण। कार्य निष्पादन अंकेषण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कार्य निष्पादन में कि कार्य का संपादन लक्ष्य के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं, जो काम दिया गया है, जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है या नहीं। जबकि कार्य निपुणता अंकेषण के अंतर्गत न केवल कार्य के संपादन की जांच की जाती है बल्कि कार्य की गुणात्मकता भी देखी जाती है कि क्वालिटी, जो क्वालिटी दी गई है वैसा काम हुआ है नहीं, मतलब जैसा कहा गया है वैसा काम हुआ है या नहीं, ये किस में चेक किया जाता है? निष्पादन अंकेषण में, कि कार्य सही से निष्पादित किया है या नहीं। निपुणता के अंदर ये देखा जाता है कि कार्य की गुणात्मकता पालन किया है या नहीं, गुणात्मकता जो दी गई है वही पालन किया है या नहीं, वो भी चेक किया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट और स्किल ऑडिट। परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्म किया या नहीं, निष्पादन और अंकेषण, और निपुणता मतलब स्किल ऑडिट जिसमें क्वालिटी देखी जाती है, स्किल्स देखी जाती है। फिर 20th क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन, उत्तरदायित्व का विनियोग केंद्र क्या है? उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनियोग केंद्र क्या है? उत्तरदायित्व केंद्र की यह अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। उत्तरदायित्व क्या होता है? एक उच्च अधिकारी जो होता है वो अपने अधीनस्थों को क्या करता है? कोई भी काम करने के लिए देता है, कार्य सौंपता है, उसको कहते हैं उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व किसका है काम करने का? अधीनस्थ अधिकारी का, कि ये काम कंप्लीट करके उसको देना है। इस व्यवस्था में एक उत्तरदायी विनियोक्ता केंद्र के प्रबंधक को लागत, आगम, विनियोजित पूंजी अर्थात तीनों के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रयासरत रहना होता है। इस व्यवस्था में संबंधित उत्तरदायित्व केंद्र को आवंटित संसाधनों की राशि पर बजटेड दर पर प्रत्यय अर्जित करने का लक्ष्य दिया जाता है। वही उच्चस्थ अधिकारी क्या होता है? अधीनस्थों को जो भी संसाधन आवंटित करता है, चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, विनियोजित पूंजी की राशि पर बजट देता है और उस पर प्रत्यय अर्जित करने का जो भी लक्ष्य है उसको अर्जित करने का लक्ष्य दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण क्या होता है? रोकड़ प्रवाह मतलब कैश फ्लो एनालिसिस या रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशिष्ट अवधि में उपक्रम की रोकड़ और रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाहों, स्रोतों और बहिर्वाहों का विवरण है। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है? कैश फ्लो विश्लेषण। सबसे पहली बात तो विवरण रखेगा तभी तो विश्लेषण करेगा। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के अंदर क्या होता है कि कोई भी उपक्रम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उपक्रम का मतलब यहाँ पे कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रोकड़ मतलब कैश, कितना कैश आया, स्रोत क्या थे, रोकड़ आने के, कैश आने के स्रोत क्या थे, और कैश वापस जो बाहर गया, वापस जाने के क्या उपयोग किया, उसका पूरा विवरण रखना। मतलब आने और जाने का विवरण रखना, कैश फ्लो का या रोकड़ प्रवाह का विवरण रखना कहलाता है रोकड़ प्रवाह विवरण। इस विवरण से किन्हीं दो अवधियों के बीच व्यवसाय के रोकड़ शेष में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या की जाती है। मतलब रोकड़ प्रवाह जो विवरण होता है उसको एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कोई भी दो अवधियों के बीच, मतलब 1 साल का या 6 महीने का, जो भी बिजनेस में जो भी कैश आया या गया उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसके कारण क्या क्या थे, उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के अंदर कितना रोकड़ प्रवाह हुआ, कैश आया, कैसे कैश गया, कैसे उसका उपयोग किया, उन सब के एक पर्टिकुलर अवधि के बीच में उनका विश्लेषण करना कि किस काम में आया ये पैसा, वो कहलाता है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।